अरे 8 बजने वाले हैं। आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, फिर मालकिन मुझे आज फिर से डांटेंगी। नीता रसोई में खाना बनाते हुए अपने आप से बात कर रही थी। तभी वहां पर स्नेहा भी आ जाती है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको मेरे लिए नाश्ता बनाकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर का सारा काम खुद कर लूँगी। अरे बेटा, मैं बिना वजह तुझे परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं माँ, आप अपने काम पर लेट हो जाओगी और फिर से वो खड़ूस मालकिन आपको डांटेगी। मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से डांट पड़े। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा। आज संडे है, आज तू रेस्ट कर और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं खुद कर लूँगी। आप आराम से काम पर जाइए, पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है स्नेहा बेटा, लेकिन तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ माँ, ठीक है। उसके बाद नीता अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलती है। वो एक रीतू नाम की महिला के घर पर काम किया करती थी। रीतू बहुत ही खड़ूस महिला थी। फिर जब नीता रीतू के घर पर थोड़ी देरी से पहुंचती है तो रीतू नीता से कहती है, आ गई महारानी, अब हुआ है तुम्हारे आने का टाइम। वो मालकिन, मैं अपने घर का काम कर रही थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। तुम्हारी बेटी है ना, वो भी तो घर का काम कर सकती है। और तुमने टाइम देखा है, पूरे आधा घंटा लेट आई हो और तुम इसे थोड़ा टाइम कहती हो। पर मालकिन, उसे पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए मैं उससे ज्यादा काम नहीं करवाती हूँ। क्या बन जाएगी तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर? उसे घर का काम सिखा दो, कम से कम घर का काम तो सीख जाएगी। और वैसे भी एक नौकरानी की बेटी नौकरानी ही रहती है, कल को उसे भी तो यही सब करना है। तुम गरीब लोग कुछ कर तो सकते नहीं हो। पर मालकिन, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, आगे जाकर कुछ बन ही जाएगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो एक दिन जरूर बहुत कामयाब हो जाएगी। हाँ, तुम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बेटी क्या बनती है, क्या कर लेगी वो। पर मालकिन। क्या मालकिन, तुम जाओ अपना काम करो, बहुत काम है घर में। मेरे पास नहीं है इतना टाइम। और मेरे लिए जल्दी से एक कप कॉफी बना दो। जी मालकिन। उसके बाद नीता रीतू के लिए कॉफी लेकर आती है। मालकिन, आपकी कॉफी। हाँ हाँ, रख दो टेबल पर। जी मालकिन। उसके बाद रीतू कॉफी पीती है और कहती है, ए नीता, इधर आ। तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती है क्या? इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है और ये कितनी ज्यादा कड़वी है। पर मालकिन, आपने ही तो कहा था कि आपको कड़क कॉफी पीनी है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसे बिल्कुल ही कड़वा जहर बना देना। पर मालकिन। चल अब जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर, और भी बहुत काम है। जी मालकिन। इस तरह रीतू नीता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उसे बिना वजह परेशान करती थी और डांटती थी। उसके बाद नीता घर का सारा काम करती है। तभी रीतू उसे बुलाकर कहती है, तुम समय से पहले घर क्यों जा रही हो? पर मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया। अभी रुको, एक काम बाकी है। जी। उसके बाद रीतू अंदर से कपड़े लेकर आती है। देखो, ये कपड़े कितने गंदे हैं। पर मैंने तो इन्हें धो दिया था। नहीं, इन पर मैल यूं का यूं चमक रहा है। लेकिन। उसके बाद रीतू उन कपड़ों पर जूस गिरा देती है और नीता से कहती है, अब तो हो गए गंदे, अब इनको साफ करो। पर मालकिन, मेरा टाइम होने ही वाला है, मुझे घर जाकर घर का काम भी तो करना है। लेकिन अभी टाइम हुआ तो नहीं है, अभी आधा घंटा बचा है और उससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे घर का काम कौन करेगा। तुम्हारी बेटी कर लेगी तुम्हारा काम। नीता अच्छे से जानती थी कि रीतू से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए नीता कपड़े धो देती है और उसके बाद टाइम पूरा होने पर वो वापस घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा, लाओ मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आप आराम से बैठो, मैंने खाना बना दिया है। अरे बेटा, तुमने बिना वजह इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं ही खाना बना देती। तुम्हें इतनी मुश्किल से पूरे हफ्ते में बस एक ही दिन का रेस्ट मिलता है। तुम तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें घर के काम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, कम से कम मुझे हफ्ते में एक रेस्ट मिलता है, पर आपको तो संडे को भी रेस्ट नहीं मिलता। आपको तो संडे को भी अपने काम पर जाना पड़ता है। साथ ही आप वहाँ पर भी काम करती हो और फिर घर का भी काम करती हो, तो आपके लिए कितना सारा काम हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो इतना काम करने की आदत है। तू बिना वजह घर के कामों में मत उलझा कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कामयाब बन। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। हाँ मेरी बच्ची।
चलो अब खाना खा लेते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। हाँ चलो। उसके बाद नीता और स्नेहा दोनों मिलकर खाना खाती है। काम खत्म करने के बाद वो दोनों सो जाती है। उसके अगले दिन नीता सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपने काम पर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी अपने कॉलेज चली जाती है। नीता ने स्नेहा की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे, इसलिए उसको हर महीने उसका ब्याज भरना पड़ता था। फिर एक दिन, क्यों नीता बहन, मेरा ब्याज कहाँ है? पूरा महीना हो गया। अभी मेरी पगार नहीं आई है, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी तो मैं आपका ब्याज दे दूंगी। अरे नीता बहन, मुझे टाइम पर मेरा ब्याज दे दिया करो। भाई साहब, थोड़ी मेरी मजबूरी समझिए। देखो बहन, तुम मेरी मजबूरी समझो, मुझे मेरा ब्याज समय पर चाहिए, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मजबूरी समझ ही लेता हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। उसके बाद शाम को नीता अपने काम से घर वापस लौटती है और स्नेहा भी वापस घर आ जाती है। तब, क्या बात है माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, क्या बात है? बेटा, दिवाली भी आने वाली है और अभी मैंने पवन का ब्याज भी नहीं दिया। वो आज सुबह घर पर ब्याज मांगने आया था। साथ ही मैंने अपने मालकिन से बात की कि वो मुझे पगार दे दे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो दिवाली के बाद देंगी। अभी दिवाली में 15 दिन बचे हैं। हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का राशन भी खत्म हो गया है। माँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। लेकिन बेटा, सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके अगले दिन नीता अपने काम पर जाती है। तब वो रीतू से कहती है, मालकिन, आप कृपया करके मुझे मेरी पगार दे दीजिए, वरना हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इसमें भला मैं क्या करूं? अभी हमारा दिवाली पर बहुत खर्चा है, मैं तुम्हें दिवाली के बाद ही पगार दे सकती हूँ। लेकिन मालकिन, आप मेरी मजबूरी तो समझिए, मुझे मेरा ब्याज भी देना है। हमारे घर भी तो दिवाली का खर्चा है और दिवाली तो अभी 15 दिन बाद ही आएगी। तब तक हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम ये काम छोड़ सकती हो। लेकिन मालकिन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जाओ यहाँ से। नीता रीतू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रीतू नीता की एक भी बात नहीं मानती और ना ही उसकी कोई मजबूरी समझती है। रीतू नीता को उसकी पगार नहीं देती। उसके बाद नीता उदास मन से अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। साथ साथ स्नेहा को सिलाई भी काफी आने लगी थी। तब एक दिन स्नेहा नीता से कहती है, माँ अब तो मैं काफी अच्छे सूट सिल लेती हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का बुटीक खोल लूँ? नहीं बेटा, अगर तू अभी से काम करेगी और सिलाई करेगी तो तेरा पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा और तू अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, इसलिए तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अगर आज से भी सिलाई शुरू करूंगी तो कम से कम हमारा राशन का खर्चा तो निकल ही जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे तुम बिल्कुल वैसा ही करो। उसके बाद स्नेहा अपने घर में ही अपना खुद का बुटीक खोल लेती है। उसके बाद स्नेहा बाकी जगह से अपना सूट सिलने का दाम कम रख देती है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ सके। फिर उस दिन से ही स्नेहा दूसरों के सूट सिलना शुरू कर देती है। स्नेहा बहुत ही अच्छी सिलाई करती थी। साथ ही वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी, जिसकी वजह से उसे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर एक दिन, माँ देखो। उसके बाद स्नेहा नीता को 5,000 रुपए देती है, जिसे देखकर नीता काफी हैरान हो जाती है। बेटा, तुम इतने पैसे कहाँ से ले आई? माँ मैंने ये सब सिलाई करके कमाए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और सब ठीक हो जाएगा। ये भी एक तरह से मेरी पढ़ाई का ही हिस्सा है। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर पूरा गर्व है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा इसी चीज में इंटरेस्ट है, साथ ही तुमने बहुत मेहनत की, ये तुम्हें उसी का इनाम मिला है। माँ तुम इसमें से आधे पैसों का राशन ले आओ और आधे पैसे ब्याज के लिए दे दो। मैं कुछ ही दिनों में और रुपए इकट्ठा कर लूंगी। उसके बाद स्नेहा आगे भी खूब मेहनत करती और मन लगाकर अपना काम करती थी। स्नेहा बहुत ही अलग अलग टाइप के और फैशनेबल कपड़े भी बनाती थी। साथ ही उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया था, जिसकी वजह से स्नेहा के डिजाइन्स को काफी पसंद किया जा रहा था। फिर दिवाली से कुछ ही दिन पहले
माँ, तुम्हें पता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बेटा? माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी मुझे एडवांस पेमेंट कर दी गई है। क्या कहा, सच में? हाँ माँ, मुझे पूरे 30,000 रुपये एडवांस दिए गए हैं। जिसे सुनकर नीता भी काफी हैरान हो जाती है और साथ ही उसे अपनी बेटी के लिए बहुत खुशी होती है। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, अब हम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगी। उसके बाद स्नेहा और नीता अपनी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। फिर नीता रीतू के पास दिवाली की मिठाई देने जाती है। अरे वाह, तुम और काजू कतली लेकर आई हो? कहाँ से उठा कर लाई ये? उसके बाद नीता हंसते हुए कहती है, जी दरअसल मेरी बेटी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बस आपको ये बताने आई थी कि अब से मैं काम पर नहीं आऊँगी और मुझे मेरी बची हुई पगार नहीं चाहिए, वो आपके ही काम आ जाएगी। ये बात सुनकर ऋतु काफी हैरान हो जाती है और नीता खुश होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी के साथ धूमधाम से दिवाली मनाती है। प्रभा और पुनीत दोनों बहुत खुश हुए जब उनके घर जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ। उन दोनों ने बहुत प्यार से अपनी दोनों बेटियों का नाम चारू और खुशी रखा। वो दोनों बहनें जब 2 साल की थीं, तो पुनीत की नौकरी छूट गई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो पुनीत ने किराए पर ऑटो चलाना शुरू कर दिया और आज चारू और खुशी का 7वां जन्मदिन था। पुनीत अपनी दोनों बेटियों के लिए फ्रॉक लेकर आया था और साथ में गर्मा गर्म जलेबी। रात को दोनों बहनें सो रही थीं कि अचानक से दोनों बहनें एक साथ उठ जाती हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह उठकर क्यों बैठ गईं? माँ, मैंने देखा कि पापा के ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने देखा कि पापा बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने एक ही सपना देखा? कोई बात नहीं, तुम दोनों सो जाओ, सपना ही तो है। अगले दिन सुबह पुनीत ऑटो लेकर निकलने लगता है। तभी प्रभा को अपनी दोनों बेटियों का सपना याद आता है। वो पुनीत के पास आकर कहती है, सुनो, रात को एक बड़ी अजीब घटना हुई। दोनों बहनों ने एक ही सपना देखा और देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे तुम भी बच्चों की बातों में आ गई। अरे सपने तो आते जाते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं ध्यान से ऑटो ये कहकर पुनीत ऑटो लेकर चला जाता है। दोनों बेटियां स्कूल चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में प्रभा को खबर मिलती है कि ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है और पुनीत को बहुत चोटें आई हैं। प्रभा हॉस्पिटल में पुनीत को लेने के लिए जाती है। मैंने घर से निकलते ही आपको कहा था कि आज मत जाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। यकीन मानो प्रभा, मेरी कोई गलती नहीं। अचानक से 2 बच्चे ऑटो के सामने आ गए, उनको बचाने के चक्कर में ही ऑटो पलट गया। तभी एक आदमी और एक औरत जो देखने में बहुत अमीर लग रहे थे, भागते हुए पुनीत के पास आते हैं। भाई साहब, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। मेरे गार्ड ने बताया कि बच्चे अचानक से आपकी ऑटो के आगे आ गए थे। बहुत अच्छे हैं आपके गार्ड, उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और प्रभा से कहता है कि 2 महीने कंप्लीट रेस्ट देना है। ये सुनकर प्रभा और पुनीत दोनों उदास हो जाते हैं। आप दोनों चिंता मत करो, 2 महीने का आपका पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। पुनीत और प्रभा के बहुत मना करने के बाद भी वो आदमी प्रभा को 10,000 रुपए देता है। दोनों बच्चियां जब स्कूल से आती हैं तो अपने पापा को इस तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर रोने लगती हैं। पापा, मैंने रात को ही सपने में आपको इस हालत में देखा था। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। 1 हफ्ता बीत जाता है। पुनीत को भी अब काफी आराम था, लेकिन एक रात दोनों बच्चियों के चिल्लाकर उठने से पुनीत और प्रभा दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ चारू? क्या हुआ खुशी? मम्मी, मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले में जो बिजली का खंभा है उसमें आग लग गई है और उसके साथ वाले घर में भी आग लग गई है और धीरे धीरे आग सारे मोहल्ले में फैल रही है। मम्मी कुछ नहीं हुआ बच्चों, पानी पिला दो प्रभा इन दोनों को और सुला दो, घबरा गई हैं दोनों। लेकिन पुनीत खुद भी बहुत घबरा जाता है। उसे याद आता है कि उस दिन भी इन दोनों बहनों ने कुछ एक साथ ऐसा ही सपना देखा था। पुनीत पूरा दिन उस खंबे के आसपास ही घूमता रहता है, लेकिन शाम के समय खंबे में आग लगनी शुरू होती है और जल्दी ही उसके घर में भी फैल जाती है।
और तभी पुनीत दमकल वालों को फोन कर देता है और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर उस आग को बुझाने लगता है। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ियां आ जाती हैं और आग पर काबू पा लिया जाता है। सारे मोहल्ले में आग नहीं फैल पाती और सब लोग पुनीत की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने आग को फैलने नहीं दिया। रात को, सुनते हो, मुझे तो लगता है हमारी दोनों बेटियां सच्चे सपने देखती हैं। ये तो अच्छा हुआ, इन्हें सपने याद रहते हैं और हमें बता देती हैं। आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। वैसे बड़ी अजीब बात है, दोनों बहनों को एक ही सपना आता है और वो भी किसी घटना के बारे में। ऐसा पहले मैंने फिल्मों में देखा, लेकिन आज अपनी बेटियों के साथ भी देख रहा हूँ। उसके बाद खुशी और चारू को कोई भी ऐसा सपना नहीं आता और दोनों लड़कियां 15 साल की हो जाती हैं और अपनी 10वीं की परीक्षा दे चुकी होती हैं और परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रही थीं कि एक रात उन्हें फिर से सपना आता है। दोनों बहनें उठकर प्रभा के पास जाती हैं। मम्मी उठो, मैंने और खुशी ने एक सपना देखा है। कैसा सपना? हमने सपने में देखा कि कल सुबह हमारा रिजल्ट आ गया है और मनोज अंकल का बेटा फेल हो गया है और वो मरना चाहता है। मरना चाहता है? कैसे मरना चाहता है? तुमने उसे कैसे मरते हुए देखा? हमने देखा कि वो कुछ पी रहा है। ये सुनते ही प्रभा टेंशन में आ जाती है। वो पुनीत को उठा देती है। अगले दिन सुबह 10वीं का रिजल्ट आ जाता है। मेरी दोनों बेटियों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। अरे भाई, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हो तुम दोनों। तुम दोनों खुशियाँ मनाओ। अच्छा सुनो, मैं मनोज अंकल के घर जाता हूँ, ठीक है? तुम्हारे सपने सच हो जाते हैं, कहीं आज रोहित कोई कदम न उठा ले। ये कहकर पुनीत मनोज के घर चला जाता है और रोहित पर नजर रखने लगता है। क्या हुआ पुनीत, कोई बात है तो बताओ, तुम बार बार रोहित को क्यों देख रहे हो? मनोज भैया, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि रोहित फेल हो गया तो मैं उसकी पिटाई करूंगा? अरे नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अरे फेल ही तो हुआ है, अगले साल पास हो जाएगा। मैं भी 10वीं में फेल हुआ था। बात दरअसल वो है कि मेरी दोनों बेटियां जो भी सपना देखती हैं वो सच हो जाता है और ऐसा कई बार हुआ है। आज उन्होंने रोहित को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रोहित पर नजर रखें। ये सुनकर मनोज हैरानी से पुनीत की तरफ देख रहा था, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम फिल्में ज्यादा देखने लगे हो। अरे जाओ भाई, अपने घर के काम भी देखो। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप रोहित पर नजर रखना। पुनीत वहाँ से चला जाता है। मनोज अपने कामों में लग जाता है। तभी वो रोहित को अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हुए देखता है। मनोज को पुनीत की बात याद आती है। वो अपना काम छोड़कर भागकर कमरे का दरवाजा बजाने लगता है, लेकिन रोहित दरवाजा नहीं खोलता तो मनोज दरवाजा तोड़ देता है और उसके हाथ में जहर की शीशी देखकर वो रोहित को जोरदार थप्पड़ मारता है। पागल हो गया है क्या? ये क्या करने जा रहा था? मैं फेल हो गया और आपने मुझे डांटा भी नहीं। अब सब लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। अरे पागल हो गया है क्या? तेरा बाप भी 10वीं में फेल हुआ था, फिर मैं तुझे थप्पड़ कैसे मार देता? फेल ही तो हुआ है। अरे भाई, अगले साल पास भी हो जाएगा। और मैं जानता हूँ तूने पढ़ाई में मेहनत की थी, लेकिन 2 पेपर में तेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? तू बहुत गलत काम करने जा रहा था रोहित। तभी रोहित की मम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और सारी बात सुनने के बाद वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती हैं। बेटा, ये तू क्या करने जा रहा था? पास फेल तो जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन तेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो फिर हम क्या करते? हमारे बारे में तूने कुछ क्यों नहीं सोचा बेटा? कोई गलत काम नहीं करना। तेरे माँ बाप को तुझसे कोई शिकायत नहीं है। इस बार मेहनत करना और अच्छे नंबर से पास होकर हमारा सर गर्व से ऊपर कर देना। अगले दिन मनोज जब पुनीत से मिलता है तो उसे गले लगा लेता है और धन्यवाद देता है। अरे पुनीत भाई, माफ कर देना भाई, मैंने खुशी और चारू के सपने का मजाक उड़ाया। और फिर कई साल निकल जाते हैं। चारू और खुशी का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन पुनीत और प्रभा दोनों बड़े परेशान थे क्योंकि उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तभी एक रात फिर दोनों बहनें एक सपना देखती हैं और दोनों घबराकर आंखें खोल लेती हैं। प्रभा जो पानी पीने के लिए उठी थी, उन दोनों को इकट्ठा हुआ देखकर घबरा जाती है कि अब कौन सी अनहोनी होने वाली है। तुम दोनों ने
फिर कोई डरावना सपना देखा है ना? कुछ बुरा सपना? हे भगवान, तुम दोनों कभी अच्छा सपना क्यों नहीं देखती हो? क्या हुआ, अब जल्दी से बता भी दो। दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? रात को प्रभा की तेज आवाज सुनकर पुनीत की भी आंखें खुल जाती हैं। देखो तो, दोनों हमारी तरफ कैसे देख रही हैं। आज फिर इन दोनों बहनों ने सपना देखा है। फिर से सपना देखा है? तुम दोनों को बहुत साल बाद सपना आया है। क्या कुछ बुरा होने वाला है? अरे बताओ, किसके साथ बुरा होने वाला है? नहीं पापा, इस बार हमने बुरा सपना नहीं देखा। भगवान का शुक्र है। फिर भी बता दो, क्या देखा है? पापा, हमारा ये घर कितना पुराना है? ये घर तो बहुत पुराना है। मेरे दादा के पिताजी ने लिया था। क्या हुआ? क्या घर टूटने वाला है? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा कि जहाँ पर अलमारी रखी है उसके नीचे एक गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे के अंदर एक सोने का संदूक रखा है और उसमें बहुत सारे जेवर रखे हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर प्रभा और पुनीत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, वाह, मतलब तुमने वहाँ देखा? वहाँ अलमारी के नीचे? लगता है आज का सपना तुम्हारा नहीं सच होने वाला। जब से इस घर में आई हूँ तब से रोज पोछा लगाती हूँ वहाँ पर। आज तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा वहाँ पर हम दोनों ने साथ में सपना देखा है और हमने यही देखा है कि वहाँ से एक सोने का संदूक निकला है जिसमें जेवर रखे हैं। पापा, एक बारी देखते हैं ना? प्रभा और पुनीत दोनों चुप हो जाते हैं। फिर पुनीत वहाँ से अलमारी हटाता है तो देखता है कि कोने में चूहे ने बिल बना रखा है। अच्छा, तो चूहे यहाँ रहते हैं। मैं भी सोचूं कि घर में जब भी चूहा दिखाई देता है गायब कहाँ हो जाता है। फिर पुनीत वहाँ पर खुदाई करता है तो देखता है कि नीचे एक सोने का संदूक रखा है। वो कांपते हाथों से उसे बाहर निकालता है। देख क्या रहे हो? खोलकर देखो ना, क्या सचमुच इसके अंदर जेवर हैं? और जब संदूक खुलता है तो उसके अंदर सचमुच जेवर रखे हुए थे। सारा घर खुशी से झूम उठता है। ओ मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों ने कितना सच्चा सपना देखा है। अब तुम्हारी शादी की सारी टेंशन खत्म हो गई। ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। और उसके बाद धूमधाम से चारू और खुशी की शादी हो जाती है। पुनीत और प्रभा के पास भी अपने बुढ़ापे के लिए बहुत पैसा होता है और उसके बाद खुशी और चारू को कोई सपना भी नहीं आता।